हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रूडेंस आईएएस पे। ठीक है। तो हम पार्ट 3 इकोनॉमी का देखेंगे, पीटी 365 का। ठीक है। पीटी 365 इकोनॉमी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। तो पार्ट 3 बाकी है, इसमें हम कंप्लीट ही कर लेंगे। ठीक है, मिनिमम टाइम में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और लाइक कर सकते हो। ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में 7 मेजर स्कीम है, वो इम्प्रूव मतलब कि किसकी जो फार्मर की कंडीशंस है उनके लिए वो अप्रूव हुई है। तो 7 मेजर स्कीम। अब स्कीम का नाम तो याद नहीं रखना है, लेकिन उससे रिलेटेड जो चीजें हैं जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, अब इसके नाम से ही पता है। ठीक है। तो इसमें ज्यादा याद रखने की कोई चीजें है नहीं। और एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट पता होना चाहिए कि 18.2% ऑफ जीवीए कंसिस्ट करता है अभी करंट प्राइस पे। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो आउटपुट है, सब आउटपुट ट्रेंड सब सेक्टर्स का, जैसे क्रॉप का डिक्लाइन हुआ है। ठीक है। ये नहीं कितना, बस ये कि डिक्लाइन हुआ है। फॉरेस्ट्री का इंक्रीज हुआ है, लाइव स्टॉक और फिशिंग का इंक्रीज हुआ है स्टीडली स्टीडली। अगर वो स्टीडली यहाँ बोल देगा, वैसे स्टीडली वाला रॉन्ग होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। एक है कोवेब फिनोमिना। कोवेब फिनोमिना क्या होता है, जब प्राइस में फ्लक्चुएशन आ जाए। ठीक है। साइक्लिक नेचर होता है प्राइस का, तो कभी वो प्राइस बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, उसको बोलते हैं क्या, कोवेब फिनोमिना। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसमें। आगे चलते हैं, हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन इंडिया। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में क्या है कि कैबिनेट फिर से स्कीम क्या किया, अप्रूव की है। ठीक है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्लीन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और एक ये स्कीम है हॉर्टिकल्चर की, इंटीग्रेट मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है। तो इसमें क्या है कि क्लीन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, थोड़ा सा जुकाम हो गया गाइज। तो अब देखो, क्लीन प्लांट प्रोग्राम ये है क्या, बस ये याद रखो कि प्रमोट सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट प्लांटिंग मटेरियल। जो प्लांट मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं ना, उन पे क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस। ठीक है। तो ये है इसके बारे में। हॉर्टिकल्चर के बारे में थोड़ा सा स्टैट पता होना चाहिए, स्टैटिक चीजें। ठीक है। इंडिया का जो ग्रोस क्रॉप एरिया है अंडर हॉर्टिकल्चर, वो 13.1% है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। फ्रूट और वेजिटेबल इसमें सबसे ज्यादा है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेकंड है फ्रूट्स में और वेजिटेबल में चाइना के बाद, और फर्स्ट है बनाना, मैंगो और पपाया में। बाकी सब में क्या है, सेकंड है। उसके बाद इंडिया का रैंक 14th है वेजिटेबल में और 23rd है फ्रूट्स में। उसके बाद है जी अदर इनिशिएटिव फॉर हॉर्टिकल्चर सेक्टर। अदर इनिशिएटिव क्या है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH ये स्कीम है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये याद रखनी है। ठीक है। ये इन सारी चीज़ों को कवर करती है जो ये क्रॉप्स हैं ग्रोथ हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, रूट एंड ट्यूब क्रॉप्स, मशरूम, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है चमन। चमन ये पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो चमन का फुल फॉर्म याद कर लो, कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियोइन्फॉर्मेटिक्स। ऐसे ही सुरक्षा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये। इसमें क्या है कि सुरक्षा का मतलब है सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट। ठीक है। तो ये चीजें हैं। CDP जो है, CDP क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की। यही चीजें याद रखनी है, बाकी चीजें छोड़ देनी है। कृषि विज्ञान केंद्र, अब ये न्यूज में क्यों है, ICAR ने सेलिब्रेट किया गोल्डन जुबली एस्टेब्लिशमेंट की कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र होता क्या है, एम क्या है कृषि विज्ञान केंद्र का। कृषि विज्ञान केंद्र का क्या एम है, एम असेसमेंट ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का असेसमेंट करना मॉड्यूल का एग्रीकल्चर में और अलाइड एंटरप्राइजेस में। ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र वो ओनली इंस्टीट्यूट है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन से लेवल पे होते हैं, पूछ सकता है कि वो डिस्ट्रिक्ट पे या फिर मतलब स्टेटमेंट दे सकता है कि विलेज लेवल पे, नेशनल लेवल पे। ठीक है। इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजिकल बैकस्टॉपिंग इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, उसमें टेक्नोलॉजिकल कैसे इंटीग्रेट करना है चीजों को, उसके लिए है। ठीक है। आई ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का एंड फंक्शन एज नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ठीक है। बस इतना ही है। 100% फाइनेंस किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पुडुचेरी में बना था। उसके बाद है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। कैबिनेट ने क्या किया, अप्रूव किया डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, एक अम्ब्रेला स्कीम है। ठीक है। किसके अंदर में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव फार्मर लाइफ। तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को अप्रूव कर दिया है यूनियन कैबिनेट ने, कोई जो कि एक अम्ब्रेला स्कीम है किसके अंडर में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है। तो डिजिटल एग्रीकल्चर पता ही है हमें, मतलब एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डिजिटलाइज करना एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसमें बस एक टारगेट याद रखो, क्रिएट डिजिटल
identity for 11 crore farmer over 3 year and launch nationwide digital crop survey in 2 year। ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लाइव स्टॉक सेक्टर इन इंडिया। लाइव स्टॉक सेक्टर में क्या है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया सस्टेनेबल लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन स्कीम, इतने करोड़ के साथ, ये कुछ याद नहीं रखना है। स्टेटस क्या है लाइव स्टॉक सेक्टर का पॉपुलेशन में, अब ये देखना है कि इंडिया का इसमें ना जगह मतलब कौन सा रैंक है इसमें, बस ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद भी रखना है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया बफेलो मीट का, और किसका रैंक सेकंड है गोट मीट प्रोडक्शन में। बफेलो मीट में क्या है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और सेकंड किसमें है गोट, ठीक है। नेक्स्ट है फिशरी, फिशरी एंड मिल्क में, ठीक है। रैंक फर्स्ट है इंडिया इनलैंड फिशरी में, अगर पूछे इनलैंड फिशरी में ये आ जाता है स्टेटमेंट, ठीक है। और मिल्क प्रोडक्शन 25% करता है इंडिया, उसमें भी फर्स्ट है, याद रखना इनलैंड फिशरी और मिल्क में, ठीक है। ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। इनिशिएटिव गौ चिप फॉर कैटल, ठीक है। इंडिया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे हमने कोई टैबलेट ले ली, हमें सिर में दर्द हुआ, फिर से अगर सिर में दर्द हुआ हमें फिर से टैबलेट वही ले ली, 2-3 बार अगर हमने वो ले ली तो वो असर करना कम कर देगी, यानी कि जो हमारे अंदर बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, वो तो अपना एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे उस टैबलेट के अगेंस्ट, तो हमें फिर थोड़ी सी हैवी डोज की टैबलेट लेनी पड़ेगी। फिर ऐसे अगर लेते रहेंगे तो ऐसे हैवी डोज बढ़ाती रहनी पड़ती है हमें, तो इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो इसका रैंक एंटीबायोटिक यूज इन एनिमल्स में इंडिया का रैंक 4th है, थोड़ा बहुत याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है जी यूनिफाइड, एक सेकंड, हाँ। उसके बाद है यूनिफाइड जीनोमिक चिप, ये क्या है गौ चिप है कैटल के लिए, और महिष चिप है बफेलो के लिए, ये कुछ नहीं है, मतलब जीनोमिक चिप है बस। उसके बाद इंडिजीनियस सेक्स और टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है कि इनिशिएटिव है ये लाइव स्टॉक के लिए, ये इंक्रीज करेगी जो इंडिजीनियस है ना, मतलब जो इंडिया की खुद की वैरायटी है कैटल्स की, तो उसको और ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे किया जाए, ठीक है, उसके लिए ये नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इरेडिकेटेड एफएमडी एंड ब्रुकलेज, ये इसके लिए है। नेक्स्ट है पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट, इसमें क्या है फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी ने लॉन्च किया है पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट, और फोकस करता है ये एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इंडिया में, बस ये इतना ही है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है व्हाइट रिवॉल्यूशन 2। व्हाइट रिवॉल्यूशन पता है कि स्टार्टिंग में जो मिल्क प्रोडक्शन इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हुआ था उसको व्हाइट रिवॉल्यूशन 1 बोलते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन 2 के लिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव ने रिलीज किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी, किस पे व्हाइट ड्यूरिंग द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये फाउंड किसके द्वारा किया गया था, वर्गीस कुरियन के द्वारा 1965 में। इंस्टीट्यूट है नेशनल इंपोर्टेंस का। डायरी सेक्टर में अगर हम इंडिया की रैंक देखें तो इंडिया फर्स्ट है ग्लोबली मिल्क प्रोडक्शन में, ये मैंने बता दिया था। उसके बाद 25% वर्ल्ड का टोटल मिल्क इंडिया से ही, मतलब इंडिया प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है व्हाइट रिवोल्यूशन, मैंने बता ही दिया था। और इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज मिल्क प्रोक्योरमेंट बाय 50% फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल और नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 50 मतलब 5 साल में 50% तक मिल्क का प्रोक्योरमेंट बढ़ाना, बाय प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस टू डेयरी फार्मर, जो डेयरी फार्मर है उनको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करवाना उन सभी अनकवर्ड एरिया में जो कवर नहीं किए गए, इंक्रीजिंग शेयर ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में डेयरी कोऑपरेटिव का शेयर बढ़ाना, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, ठीक है। टारगेट ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 हैव बीन सब्ज्यूम्ड अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम NPDD 2.0 के अंदर सब्ज्यूम करते हैं, ये ज्यादा चीजें याद रखने की नहीं है, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है। इंडिया में इनिशिएटिव क्या है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, मतलब इंडिजीनियस जो ब्रीड है उसको और ज्यादा बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये क्या एग्रीकल्चर, ये चीजें मीडियम लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। क्या है डेप्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी, किसके लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट, उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना, फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हार्वेस्टिंग हो जाती है ना क्रॉप की उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी मैनेजमेंट के लिए, एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी सपोर्ट्स, इसमें क्या है कि इंटरेस्ट कम लिया जाता है या फिर ना ही लिया जाता, और क्रेडिट की गारंटी दी जाती है, मतलब लोन वोन दे दिया जाता है, ठीक है। तो अब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ फाइनेंस फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर में, ठीक है। ये कोई ज्यादा है नहीं, पीएम कुसुम योजना इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उसके बाद है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्री टेक क्या है, शेपिंग एग्रीकल्चर इन इमर्जिंग इकोनॉमी टुडे एंड टुमारो रिपोर्ट
हैज बीन रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। एग्रीकल्चर एग्री टेक से ही नाम पता है, आउटकम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एआई का फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन इनिशिएटिव। इसका एम क्या है, स्केल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सर्विस थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब देखो, इंडिया इनिशिएटिव फॉर एग्री टेक एडॉप्शन, इसमें क्या है, फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट स्पेस एग्रोमेट्रोलॉजी लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फसल फसल इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा कि है क्या, फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट आउटपुट यूजिंग स्पेस एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन, मतलब फोरकास्ट करना भविष्यवाणी। किसान एक किसान भी एक इनिशिएटिव एग्रीकल्चर के लिए, क्या ये क्रॉप इंश्योरेंस यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इंप्रूवमेंट करना है यील्ड का, तो ये है। नेक्स्ट है एमएसपी, एमएसपी 14 क्रॉप्स के लिए, ये वही है। एमएसपी होता क्या है, मिनिमम रेट एट विच फार्मर सेल देयर क्रॉप टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जिस मिनिमम रेट पे फार्मर अपनी क्रॉप बेच सकते हैं उसको एमएसपी बोलते हैं। ठीक है, तो 14 खरीफ की फसल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये आ जाता है, कई बार पूछा यूपीएससी ने। पैडी, ज्वार, बाजरा, ये चीज कैसे करके याद कर लो, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, नाइजर सीड एंड कॉटन। उसके बाद है रबी क्रॉप, वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रैपसीड एंड, और क्या है ये, सेफ्लोवर। उसके बाद है टू कमर्शियल क्रॉप है, जूट एंड कोपरा। अब ये तो 6 और 2 ये 8, ये तो याद ही कर लो अलग से, इनमें भी मेन में जो मतलब बार बार, क्योंकि वो पूछता रहता है तो आपको याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एमएसपी डिसाइड कौन करता है, सीएसीपी डिसाइड करता है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट। ठीक है, ये क्या करता है, डिसाइड नहीं करता, ये रिकमेंड करता है एमएसपी को कि इतना होना चाहिए, और अप्रूव कौन करता है इसको। ठीक है, फाइनल डिसीजन सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ सोविंग सेशन के स्टार्टिंग में ये अनाउंस किया जाता है। उसके बाद इसके ना 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ए टू प्लस एफ एल और सी टू। ए टू में क्या होता है, ऑल कैश एंड इन काइंड एक्सपेंस इनकर्ड बाय फार्मर ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल, हायर्ड लेबर, फ्यूल, इरिगेशन एक्सेट्रा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्योंकि अभी भी करंट में भी चल रहा है ना वो फार्मर स्ट्राइक, तो अभी ये पूछ सकते हैं। तो ए टू का तो ये, ए टू प्लस एफ एल में क्या है कि एक्चुअल कॉस्ट प्लस एन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर, इसमें फैमिली लेबर को भी इंक्लूड किया जाता है, इसमें रेंट को भी इंक्लूड किया जाता है, बस याद रखना, इसमें रेंट को इंक्लूड किया, इसमें फैमिली लेबर, एफ एल मतलब फैमिली लेबर, और इसमें ऑल कैश प्लस जो भी इनपुट पे एक्सपेंस होता है, अलोंग विद रिवेन्यू फोरगोन ऑन ओन्ड जो लैंड है, फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स। ठीक है, एंड इंटरेस्ट फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स पे जो इंटरेस्ट है वो भी याद रखना। नेक्स्ट है इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, इसमें क्या है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड 8% डिक्लाइन इन दिस ईयर एंड फेल शॉर्ट ऑफ द एम्बिशियस टारगेट ऑफ 60 बिलियन बाय 2022। तो जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है इंडिया का, वो इस बार डिक्लाइन हो गया है 8%। बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिक्लाइन हो गया 8%। ठीक है, तो अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रजिस्टर्ड डिक्लाइन हुआ है, बस इंपॉर्टेंट सी। राइस 21% टोटल एक्सपोर्ट का है। उसके बाद है मैराइन। ठीक है, सबसे मतलब कि ज्यादा एक्सपोर्ट हम किसका करते हैं एग्रीकल्चर में भी, राइस का, उसके बाद मैराइन प्रोडक्ट का, और उसके बाद स्पाइसेस का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये आ जाएगा कि एग्रीकल्चर में भी किसका करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डीप जाने लग गई यूपीएससी। वेजिटेबल ऑयल, और इंपोर्ट किसका करते हैं, अगर इंपोर्ट पूछे तो इंपोर्ट में भी आ जाएगा सबसे ज्यादा वेजिटेबल ऑयल का, उसके बाद हम पल्सेज का, और उसके बाद 8% फ्रूट एंड वेजिटेबल का। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंडिया रैंक 9th है ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में। तो इंडिया की एग्रीकल्चर पॉलिसी भी है 2018 की, इसका एम क्या है, डबल करना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बाय 2022, अभी तो हुआ नहीं, यूएस डॉलर 60 बिलियन तक करना था। ठीक है, एपीईडीए क्या, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, 1985 में बनी थी। ठीक है, प्रमोट करती है एक्सपोर्ट वगैरह को, और टेक केयर करती है जीआई रजिस्ट्रेशन इंडिया के जो प्रोडक्ट है उसका अब्रॉड में। ठीक है, तो उसके बाद बस यही था इसमें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज हमने प्लान बनाया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो ग्रेन की काफी प्रॉब्लम आ रही है, और कोऑपरेटिव सेक्टर काफी आजकल इमर्जिंग सेक्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया पायलट प्रोजेक्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर फॉर 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी कहाँ, 11 स्टेट में। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं किसके अंडर में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव के अंडर में आएगा। उसके बाद बेनिफिट क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर जो क्रेडिट सोसाइटी है वो क्या है, इनको फायदा क्या होगा, पीएसी कैन अवेल सब्सिडीज एंड इंटरेस्ट सबवेंशन बेनिफिट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन्स फैसिलिटी एंड सेटिंग अप ऑफ
अदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं कि मतलब सब्सिडी और इंटरेस्ट सबवेंशन, ठीक है, मतलब उनको सब्सिडी वगैरह मिल जाएगी और इंटरेस्ट भी कम ही मिलेगा। एक है अनदर्पण सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं जैसे की टर्म है। एम क्या है इसका, मॉडर्नाइज करना है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, डिपो ऑनलाइन सिस्टम उसको, ठीक है। उसके बाद एफसीआई कब बना था, 1965 में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 64 का एक्ट था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है स्कीम आइडेंटिफाइड फॉर कन्वर्जेंस, जैसे ना कई स्कीम कन्वर्ज कर दी गई है एक स्कीम में, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, अब इसमें क्या, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड एमआईडीएच, स्वयं, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ये चारों स्कीम वो क्या करती है, कन्वर्ज कर दी है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इनको देख सकते हो थोड़ा सा। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल सीड, नमियो ऑयल सीड, इसमें क्या यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल सीड में 2024 5 से 2030-31 तक। एडिबल ऑयल सेक्टर इन इंडिया प्रोडक्शन, इंडिया अकाउंट कितना करता है, 15-20%, और इंडिया अकाउंट 15-20% ऑफ ग्लोबल ऑयल सीड एरिया। ऑयल सीड एरिया तो इतना है, लेकिन इंडिया प्रोडक्शन 6.6 to 7% ही करता है, ठीक है। तो ग्लोबल जो स्टेटस है इंडिया का, फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया ग्लोबल एडिबल वेजिटेबल ऑयल सेक्टर में, यूएस, चाइना और ब्राजील के बाद, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल ऑयल में इंडिया, उसके बाद चाइना एंड उसके बाद यूएस, ठीक है। सबसे बड़ा इंडिया क्या है, इसका इंपोर्टर है। उसके बाद पाम ऑयल, पाम ऑयल अकाउंट फॉर 59%, फॉलोड बाय सोयाबीन एंड सनफ्लावर। देखो मतलब कि सबसे ज्यादा वेजिटेबल ऑयल, फिर पाम ऑयल, ये भी पूछ सकता है, सोयाबीन और फिर सनफ्लावर, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल सीड, जो ऑयल सीड है उस पर नेशनल मिशन है, इसका एक टारगेट है, बस वो देख लेना। इसमें क्या पूछ रखा है इसने कि इंक्रीज प्राइमरी ऑयल सीड प्रोडक्शन टू 69.7 मिलियन टन, ठीक है। बस इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं, साथी पोर्टल है वही, सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। उसके बाद येलो रिवोल्यूशन क्या होता है, मस्टर्ड से रिलेटेड है येलो रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है मिलेट, मिलेट से रिलेटेड देख लेते हैं। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट हाईलाइटिंग that while India account for nearly 80% of Asia and 20% of the global millet production, acreage and production में ये आरबीआई कोई रिपोर्ट आई है, इसमें ये देख लो बस, मिलेट श्री अन्न भी बोलते हैं मिलेट को, ठीक है, खरीफ क्रॉप है, इम्पोर्टेंट चीज ये है। उसके बाद एक्सपोर्ट क्या है, इंडिया टॉप 5 एक्सपोर्टर में है मिलेट के, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। मिलेट को मेजर और माइनर मिलेट, सोरगम, पर्ल और ये मिलेट इनको बोलते हैं, और माइनर किसको बोलते हैं, ये फोक्सटेल, कोडो, ये माइनर है, ठीक है। इंटरनेशनल मिलेट ईयर अभी मनाया था, उसको बताओ कौन सी साल थी वो, कमेंट कर सकते हो आप। मेजर मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट राजस्थान, कर्नाटका और महाराष्ट्र है, ये सीक्वेंस में याद कर सकते हो। राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलेट होता है। नेक्स्ट है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 मैंडेट सप्लाई ऑफ मिलेट एटलीस्ट वंस ए वीक। सक्षम आंगनवाड़ी है तो उसमें मैंडेट कर दिया सप्लाई। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट है स्पाइस स्कीम, इसमें यूनियन का मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अप्रूव किया स्पाइस स्कीम। स्पाइस का मतलब सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम, ये एक स्कीम है, बस वही है सस्टेनेबिलिटी स्पाइस सेक्टर में, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग रिमेनिंग जो ड्यूरिंग रिमेनिंग टर्म ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन 2023-24 टू 2025-26। अब बताओ कौन है 16 फाइनेंस कमीशन का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब और कौन है अभी 16 फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, ठीक है। कितने मेंबर होते हैं इसके, यू कैन राइट इन द कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है जी कार्डामोम, ठीक है। कार्डामोम में क्या है, कार्डामोम में कॉमर्शियली कल्टिवेटेड, ठीक है, ये क्या है, कॉमर्शियली कल्टिवेटेड है फॉर ड्राई फ्रूट्स। स्मॉल कार्डामोम मतलब ये मेजर प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल कार्डामोम, ये मतलब मेजर प्रोड्यूसर केरला, कर्नाटका, ये साउथ की साइड ज्यादा होते हैं, ठीक है। लार्ज कार्डामोम सब हिमालय रीजन में, ये ज्यादा मतलब ये कई बार पूछ लेते हैं यूपीएससी की, स्मॉल कार्डामोम इसको रिप्लेस कर देगा, इसकी जगह ये बोल देगा कि इधर होते हैं और लार्ज इधर बोल देगा, तो यू हैव टू रीड इट केयरफुली। स्पाइस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या है कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और एक्सपोर्टर है स्पाइस का, ये बात याद रखना, ठीक है। कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है,
ठीक है, इंडिया जहाँ पे आ गया वहाँ इम्पोर्टेंट है, और सबसे लार्जेस्ट तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसर स्टेट, एमपी में सबसे ज्यादा स्पाइसेस होते हैं, और उसके बाद राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तो तीन याद रख सकते हो, एमपी और राजस्थान, उसके बाद गुजरात। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन 1987 में स्पाइस एक्ट से अब बना था, तो स्टेचुटरी बॉडी है। और कोचिन केरला में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ना पूछ लेता टी बोर्ड, तो स्पाइस बोर्ड पूछ सकता है, ठीक है, मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है, ऑटोनोमस बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कोडेक्स एलिमिनेशन कमेटी, ठीक है, तो इसमें क्या है, एलिमेंटेरियस, इसमें क्या है, इंडिया होस्ट एंड चेयर कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हब्स सेटअप्स अंडर, इसके अंदर में जो सीएसी के, तो एसबीआई सर्व एज इट्स सेक्रेटरिएट, इसका जो सेक्रेटरिएट है वो क्या है, एसबीआई में। नेक्स्ट है पल्सी, पल्सीज काफी इंपॉर्टेंट है, पल्सीज के इंपोर्ट में सर्ज हुआ है, ठीक है, मतलब कि 84% बार बार। अब ये याद नहीं रखना, पल्स का ये याद रखना, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर इंपोर्टर है, स्पाइसेज का भी था इंडिया, और किसका है, पल्सीज का भी है। मेजर प्रोड्यूसिंग एमपी, स्पाइसेज में भी कौन था, एमपी था। राजस्थान, स्पाइसेज में भी कौन था, राजस्थान सेकंड में, बस ये याद रखना। महाराष्ट्र भी थर्ड था इसमें भी, और इसमें महाराष्ट्र नहीं, इसमें गुजरात है थर्ड, ठीक है। उसके बाद है पल्सीज के अलग अलग टाइप हो गए, याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडिया का इंपोर्ट कहाँ से करता है मेनली, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा स्पाइस पूछ सकता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से, और फिर रशिया से। मेजर एक्सपोर्ट कहाँ करता है, बांग्लादेश, चाइना और यूएई को, ठीक है। उसके बाद की इनिशिएटिव क्या है पल्सीज के कल्टीवेशन के लिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा, ये पूछ सकता है। ऑयल सीड एंड पल्सीज आर प्रोड्यूस्ड अंडर प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट है जूट, नेशनल जूट बोर्ड ने क्या बताया, जूट प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड, जूट प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है, कितना, 20% फाइनेंस ईयर में, ठीक है, किसकी वजह से, नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से। अब ये बात तो याद रखनी नहीं है, लेकिन जूट के बारे में हमें पढ़ लेना, क्यों जूट, जूट से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। जूट क्या एक नेचुरल फाइबर है, जो मतलब कि मेजरली ग्रोन होता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सब में, ठीक है। जूट फाइबर लूजन फ्रॉम दी वुडी कोर यूजिंग ए माइक्रोवेल प्रोसेस कॉल्ड रेटिंग, रेटिंग पूछ सकता है क्या होता है वैसे ही, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट दे सकता है। क्लाइमेट कंडीशन फॉर जूट कंडीशन, जूट के लिए कल्टीवेशन के लिए क्या क्या क्लाइमेट कंडीशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो एनसीईआरटी से डायरेक्ट। तो 15% से, सॉरी गाइस थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, तो वेट प्लीज। हाँ, तो जूट इंडस्ट्री है लीडिंग है इंडिया, इसमें जूट इंडस्ट्री में 70% वर्ल्ड का इंडिया प्रोड्यूस करता है, और मेजर कहाँ है, ईस्टर्न रीजन में, ठीक है। वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इनिशिएटिव क्या, नेशनल जूट बोर्ड बनाया था हमने, तो नेशनल जूट बोर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग ये बनाया था हमने, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी है इसी में, ठीक है। जूट आई के लिए क्या, जूट इंप्रूव कल्टीवेशन एंड एडवांस रेटिंग एक्सरसाइज प्रोजेक्ट है ये, सो दैट जूट की प्रोडक्टिविटी बढ़े, एंड ये सारी चीजें। नेक्स्ट है नाबार्ड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, ये क्या है, नाबार्ड ने रिलीज किया कोई सर्वे, तो एन 2016-17 में। नेफी इंडेक्स मेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना है, बस नाम से ही पता है। नाबार्ड के बारे में 1982 में, 1981 के एक्ट के रिकमेंडेशन, सॉरी 1981 में रिकमेंडेशन दी थी बीसी ब्रह्मन ने, तो ये 1982 में बना था बस। होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए अपेक्स डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जैसे वो वहाँ आया था, ठीक है। तो काफी इनिशिएटिव लिए गए एक्सप्लेन करने के लिए मॉडर्नाइजेशन की, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है उसका मॉडर्नाइजेशन है वो कैसे किया जाए, वो होती क्या है, ग्रास रूट लेवल आर्म्स होती है, शॉर्ट टर्म जो कोऑपरेटिव क्रेडिट जो शॉर्ट टर्म लोन देती है, ठीक है। तो देखो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट स्ट्रक्चर क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट 3 टायर सिस्टम है, इसमें क्या है, स्टेट या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो गए ऊपर, तो उससे नीचे आ गए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एससीबी, डीएसबी, उसके बाद सबसे नीचे जो बेसिक बिल्कुल रूट्स पे वो होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इसमें क्या लॉन्ग टर्म के लिए 2 टायर सिस्टम होता है, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट देते हैं 6 महीने 1 साल मुश्किल। उसके बाद स्टेट सेंट्रल, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या आता है, स्टेट कोऑपरेटिव या एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक आ गए, स्टेट या सेंटर। उसके बाद प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये है लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसके बाद है रीफाइनेंसिंग, रीफाइनेंस किसके द्वारा किया जाता है, नाबार्ड के द्वारा, ठीक है।
they are refinanced by NABARD through district central cooperative bank and state cooperative bank. नेक्स्ट क्या है, फिशरी सेक्टर। प्राइमरी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनोग्रेट किया 218 प्रोजेक्ट बूस्ट करने के लिए फिशरी सेक्टर को। तो फिशरी सेक्टर रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हम देखते हैं। सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है इंडिया वर्ल्ड का, अभी स्टेटस काफी इंपॉर्टेंट है ये। और इनलैंड फिशरी का 74.7% इंडिया करता है प्रोडक्शन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सी फूड एक्सपोर्ट इन इंडिया डबल हुआ है, अब ये याद रखो तो रख सकते हो, ठीक है। तो इतने सारे जो फिशरी, ये जो भी मतलब फिशरी सेक्टर में इतने सारे प्रोजेक्ट इनोग्रेट किए हैं, फिशरी सेक्टर को और ज्यादा हमने क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। तो एक्वा पार्क क्या है, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क एंड एडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम RAS एंड बायोफ्लोक। बायोफ्लोक इंपॉर्टेंट है। बायोफ्लोक क्या है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली एग्रीकल्चर टेक्निक, एक्वाकल्चर टेक्निक है, सॉरी। इन सीटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बताओ इन सीटू और एक्स सीटू क्या होता है, ठीक है। RAS, ठीक है। उसके बाद है रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, इसमें क्या है, यूज ऑफ मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल फिल्टर वेयर द वाटर इन द फिश कल्चर टैंक इज रिसाइकल्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है किसान क्रेडिट कार्ड, हमें पता ही है, मतलब फैसिलिटी इसी स्कीम या इनिशिएटिव के अंदर में आते हैं। उसके बाद है सीवीड, ठीक है, मतलब कि किसान क्रेडिट जो फैसिलिटी है वो इसमें भी दी जाती है, फीस वाले में, फिशरी में। सीवीड फार्मिंग क्या है, नीति आयोग ने पब्लिश किया रिपोर्ट स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीवीड, जहां नीति आयोग है वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। सीवीड क्या होते हैं, नंबरस टाइप ऑफ मैरीन प्लांट एंड माइक्रो एल्गी थ्राइव ऑन रिवर लेक एंड अदर बॉडीज ऑफ वाटर, कल्टीवेशन ऑफ सीवीड आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्वा कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट अदर की डेवलपमेंट क्या, सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, प्लेटिनम जुबली सेंट्रल सिल्क बोर्ड की। सेंट्रल सिल्क बोर्ड 1948 में एक्ट पार्लियामेंट से बना था, स्टैट्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर में आता है। तो सेरिकल्चर और सिल्क इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एडवाइस है वो गवर्नमेंट को देता है। इंटरनेशनल सेरिकल्चर कमीशन भी है, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, मेंबर सेक्रेटरी वाज इलेक्टेड as the Secretary General of International Sericulture Commission for the 2025 UN registered intergovernment organization engaged in the development of sericulture। ये सारी चीजें about silk production in India, इंडिया सेकंड है सिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कर्नाटका सबसे ज्यादा करता है, याद रखना। उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस। इंडियन ICR ने क्या किया है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, इसने ICR एंड निशा सेलिब्रेटेड 100 ईयर एस्टेब्लिशमेंट के 100 ईयर हो गए, हाँ हो गए तो हो गए। ICR निशा एस्टेब्लिश हुआ था 1924 में, ठीक है। तो रांची झारखंड, तो इसका नाम किया गया ICR निशा, पहले कोई नाम इसका चेंज किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंदर में ये आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एग्रीकल्चर वाला पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और ये उसके PYQ आप खुद से देख सकते हो, मैंने टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट PYQ इंक्लूड किया है। उसके बाद क्या, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लेबर एम्प्लॉयमेंट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, मतलब कि पीरियोडिक हर पीरियड बाद लेबर फोर्स का सर्वे किया जाता है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने नहीं है, कितने क्या करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये ना डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे पिछली बार भी आई थी, PYQ में आती है बार बार, ठीक है। सबसे पहले पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017 में स्टार्ट किया गया था। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या था, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन पॉपुलेशन। मान लो ये टोटल 100 पॉपुलेशन है, इसमें से 50 अगर एम्प्लॉयड है तो उसको 1/2, ये होगा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये क्या है, एम्प्लॉयड, ठीक है। उसके बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि जैसे 100 लोग हैं टोटल, ठीक है, 100 में से 50 लोग तो एम्प्लॉयड है, वर्किंग है और सीकिंग फॉर अवेलेबल फॉर वर्क, और इसमें से 20 लोग ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं लेकिन इनको काम मिला हुआ नहीं है, यानी कि 70/100, ये क्या होगा हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जैसे कि जो लोग काम कर ही नहीं रहे, अनएम्प्लॉयड है टोटल पॉपुलेशन, मान लो 50 काम कर रहे थे तो 50 क्या थे, अनएम्प्लॉयमेंट थे 50, तो 1/2 भी ये क्या हो गया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी स्टेटस, दो टाइप का होता है एक्टिविटी स्टेटस, डिटरमाइन किया जाता है एक्टिविटी परज्यूड बाय पर्सन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक रेफरेंस टाइम, एक टाइम के लिए। यूजुअल स्टेटस किया जाता है 365 डे के रेफरेंस पीरियड में, और करंट विल की स्टेटस 7 डेज में, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या आई थी, साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेटेड जॉब फॉर रिजिलियंस रिपोर्ट में हाईलाइट किया है बिलो एवरेज एम्प्लॉयमेंट रेशियो फॉर वुमेन इन इंडिया, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ILO की रिपोर्ट, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट में ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी में क्या है, रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है कि कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर क्या होता है, जो टेम्परेरी तौर पर काम करते हैं, जैसे जोमेटो पे, स्विगी पे, ये मतलब कि जो परमानेंट नहीं होते, एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, ठीक है। तो वैसे वैसे उसके लिए बिल लेकर आई है कर्नाटका गवर्नमेंट। गिग वर्कर मैंने बता दिया, ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से बाहर अपने
तरीके से वो अर्न करते हैं। गिग वर्कर दो कैटेगरी में, एक प्लेटफॉर्म बेस, एक नॉन प्लेटफॉर्म बेस, ठीक है। डोमेस्टिक वर्कर हो गए, जैसे घर में कोई काम करने वाले आते हैं या कोई भी काम करने वाला आता है तो उसको डोमेस्टिक बोलेंगे। तो ये नॉन प्लेटफॉर्म, इसके लिए कोई ऐप थोड़े ना पे करती है, अब इनके लिए कोई एप्लीकेशन है तो वो पे करती है, जैसे जोमेटो वगैरह, ठीक है। इनिशिएटिव क्या है, कोड ऑफ वेज एक्ट इनके लिए लेके आए थे कि इनके लिए भी मिनिमम वेज है, याद रखना, आ सकता है स्टेटमेंट में। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ इनके लिए ही वो किया है कि इनको क्या किया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम से इनको कनेक्ट किया जाए। नेक्स्ट है लिविंग वेज। लिविंग वेज में क्या है, गवर्नमेंट ने छोड़ किया टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम आईएलओ, आईएलओ से टेक्निकल असिस्टेंट क्या है मांगा है क्रिएट करने के लिए, फ्रेमवर्क फॉर लिविंग वेज गवर्नमेंट है, ठीक है। लिविंग वेज और मिनिमम वेज में पता होना चाहिए क्या डिफरेंस, काफी इंपॉर्टेंट है। तो लिविंग वेज क्या होती है, द वेज लेवल नेसेसरी टू अफोर्ड डिसेंट लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर एंड देयर फैमिली, जो वर्कर काम करते हैं उनके लिए एक ठीक ठाक सा लाइफ का स्टैंडर्ड हो। मिनिमम वेज कहते हैं लोवेस्ट लीगल आवरली वेज दैट एम्प्लॉय मस्ट पे देयर वर्कर, उनको मिनिमम वेज तो पे करना पड़ेगा। और लिविंग वेज क्या है, उनके लिए जो लाइफ की स्टैंडर्ड के लिए जरूरी होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इश्यू क्या है, प्रेजेंटली इंडिया फॉलो करता है मिनिमम वेज को, ठीक है, मिनिमम वेज को, विच हैज रिमेन स्टैग्नेंट, जो कि स्टैग्नेंट 2017 से। तो मिनिमम वेज एक्ट 1948 प्रोवाइड गाइडलाइन बट डज नॉट स्पेसिफाई द मिनिमम वेज, मिनिमम वेज को स्पेसिफाई नहीं करता, गाइडलाइन तो देता है। तो ये मतलब ठीक नहीं है उनके लिए, ये ज्यादा कि ये थोड़ा सा इंप्रूव भी होना चाहिए, थोड़ा सा इंक्रीज। इंश्योरेंस आईआरडीए, ठीक है। तो आईआरडीए के बारे में देख लेते हैं। आईआरडीए मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन में बनी थी, स्टैट्यूटरी बॉडी है 2000 में। आईआरडी एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग 2000 में बनी थी, ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या है, 10 मेंबर बॉडी है, उसमें 5 फुल टाइम और 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है, ठीक है। तो अब क्या गया है कि आईआरडीए को क्या ये न्यूज में क्यों, क्योंकि इसको ना डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंस जो है वो माना गया है, ठीक है। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंस इंश्योर, ठीक है। डोमेस्टिकली ये डेफिनेशन याद रख लो, वो साइज मार्केट इंपोर्टेंट एंड डोमेस्टिक ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस हुज डिस्ट्रेस और फेलियर वुड कॉज ए सिग्निफिकेंट डिसलोकेशन ऑफ द डोमेस्टिक फाइनेंस सिस्टम। अगर ये फेल हो गई ना, ये जिसको हमने क्या मान लिया डीएसएसआई, ठीक है, वो फिर उसका पूरा जो वो सेक्टर है वही फेल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसे ही डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपोर्टेंट बैंक भी होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंश्योरेंस पेनिट्रेशन डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। पेनिट्रेशन मतलब कि पेनिट्रेशन की मतलब क्या है कि कितने लोगों का है, मतलब ठीक है। परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी, जीडीपी के हिसाब से अगर पूछे तो वो पेनिट्रेशन, और डेंसिटी क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का अगर पूछे तो। इंश्योरेंस फॉर ऑल, आईआरडीए ने कमिट किया है कि 2047 तक, ये भी एक है, पूछ सकता है स्टेटमेंट में, और इसके पीछे इसके पीवाईक्यू मैंने दे दिया। नेक्स्ट है बिजनेस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप रेडी इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया फर्स्ट एडिशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक क्वेश्चन पूछता था, जो पहले वाला इसका इंडेक्स था वो इसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो इसने बंद कर दिया, तो उसकी जगह पे ये किया, ठीक है। बी रेडी इंडेक्स, बी रेडी 3 ईयर रोल आउट फेज है, 3 ईयर स्पेनिंग 2024 से 26 तक, ठीक है। करंटली द असेसमेंट करंटली इंक्लूड्स 50 इकोनॉमी एक्सक्लूडिंग इंडिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, इंडिया को एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है, वो इंक्लूड कर देगा इसकी जगह पे इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। बी रेड इंडेक्स क्या है कि न्यू डाटा कलेक्शन एनालिसिस प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, एक्सेस करने के लिए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। अभी क्योंकि ये ना पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को तो कर नहीं रहा रिलीज, तो उसकी जगह पे ये है, ठीक है। कॉर्पोरेट रिपोर्ट के साथ ये अनकम्प्लीट है, ठीक है। फोकस करता है 3 मेन एरिया पे, रिफॉर्म, पॉलिसी गाइडेंस, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक्स ऑफ बी रेड इंडेक्स, ये पूछ सकता है क्योंकि बहुत जरूरी है, ये पूछ सकता है क्योंकि ना बिजनेस 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 यूटिलिटी, लेबर, फाइनेंस, इंटरनेशनल टैक्सेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मार्केट कंपटीशन, बिजनेस इंसॉल्वेंसी। अब इसमें लॉ दे दिया तो ये देखो ना, वो तो आएगा ही, ठीक है। अब देखो इसमें 3 चीज है, डिजिटल एडॉप्शन, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और जेंडर, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, ठीक है। पीवाई के हिसाब से बता रहा हूँ। पिलर ऑफ बिजनेस रेडीनेस, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, 3 पिलर हैं इसके, ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पब्लिक सर्विस और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट है जी इंडिया स्टार्टअप सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस, भास्कर, ठीक है। इनिशिएटिव इंडिया के स्टार्टअप सिस्टम के लिए। भास्कर क्या है, एक प्लेटफॉर्म डिजाइन है, सेंट्रलाइज और स्ट्रीमलाइन और एनहांस करने के लिए कोलैबोरेशन की स्टेक होल्डर के बीच में एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम इंक्लूडिंग स्टार्टअप एंड इन्वेस्टर। इसका इट्स प्राइमरी गोल इज टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री फॉर स्टेक होल्डर विद इन स्टार्टअप इकोसिस्टम, वर्ल्ड की लार्जेस्ट हमने रजिस्ट्री बनानी है स्टेक होल्डर के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। इट इज अंडर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, एम क्या है, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम डेवलप करना, बस इतना ही है। इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, यूएसए और चाइना के बाद में, ठीक है। सबसे ज्यादा चाइना में है स्टार्टअप, ठीक है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है, यूनिकॉर्न क्या होता है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप इज ए प्राइवेटली हेल्ड कंपनी विदाउट एनी
लिस्टिंग ऑन पब्लिक एक्सचेंज पे नहीं होती, प्राइवेट कंपनी होती है, और जिसकी जो वैल्यू है 1 बिलियन या उससे ज्यादा और सपोर्टेड की जाती है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल बताओ क्या होता है? गैजल्स और चीतल्स, ठीक है, स्टार्टअप मोस्ट लाइकली टू गो यूनिकॉर्न विद इन 3 ईयर, उनको गैजल्स बोलते हैं जो 3 साल में स्टार्टअप बन जाएंगे, और चेतल्स जो 5 साल में यूनिकॉर्न बन जाएंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्टार्टअप आते किसके ना, डीपीआईआईटी के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करती है। स्टार्टअप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, 10 ईयर, ठीक है। स्टार्टअप जो है उसी को कंसिडर किया जाएगा जो 10 साल ही पुरानी है, उससे ज्यादा पुरानी नहीं चलेगी। एंटिटी टाइप प्राइवेट एंटिटी कंपनी होनी चाहिए, पार्टनरशिप फ्रॉम या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बाद है एनुअल टर्नओवर लेस देन इंडियन 100 करोड़ से कम होना चाहिए किसी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तभी उसको स्टार्टअप कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। किस सोर्स क्या फंडिंग के लिए स्टार्टअप के, वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी एंजल फंड, ठीक है, वो इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में कि ये स्टार्टअप ग्रो होगा तो हमें भी फायदा होगा। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो गए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ये सारे भी वे एक सी में कवर है क्वेश्चन के थ्रू। वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर, ये सारे एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, जो मतलब कि स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप को, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, कई सारे लोग मिलकर मतलब अपना अपना इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं। उसके बाद है जी इनिशिएटिव टेकन फॉर स्टार्टअप, मार्क पोर्टल है, ये इंपॉर्टेंट है, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेजिलियंस एंड ग्रोथ, फंड फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप सिस्टम। नेक्स्ट है स्टार्टअप ग्रांट, निधि प्रोग्राम, डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समृद्ध प्रोग्राम, फ्लैगशिप में किसकी है, स्कीम मिटी की है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो लोन की लिमिट है वो 20 कर दी है, याद रखना लोन की लिमिट। जैसे ना 0 से 50,000, 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से अब 10 लाख नहीं है, 20 लाख है। शिशु, किशोर और तरुण, तरुण के लिए 20 कर दी है, ठीक है। याद रखना ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। जो जो चीज इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो पक्का इंपॉर्टेंट है। एंजल टैक्स क्या होता है, देखो, रेफर टू द इनकम टैक्स दैट द गवर्नमेंट इम्पोज ऑन फंडिंग रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनी, जो है वो फंडिंग रेज करती है कहीं से, ठीक है, या फिर स्टार्टअप, इफ देयर वैल्यूएशन एक्सीड द कंपनी फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। अगर उनकी जो वैल्यू है अगर उससे ज्यादा वो दिखा रहा है तो क्या है, फिर उनके ऊपर एक टैक्स लगा दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, एंजल टैक्स। अबोलिश कर दिया ये, ठीक है। तो इसमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। रिवर्स फ्लिपिंग क्या होता है, एक होता है फ्लिपिंग, इन्वॉल्व इंडियन कंपनीज इनिशियली एस्टेब्लिश्ड ओवरसीज, भारत भारत की जो कंपनी है इंडिया की वो बाहर एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली रिपेट्रिएटिंग देयर लीगल हेडक्वार्टर बैक टू देयर होम कंट्री। अब जैसे फोन पे है, ग्रो है, जैसे पहले वो यूएसए में या फिर सिंगापुर में हुई, अब स्ट्रेटेजिकली उनके हेडक्वार्टर को इंडिया में ही शिफ्ट करना, उसको बोलते हैं रिपेट्रिएटिंग, रिवर्स फ्लिपिंग, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसी ऐसी टर्म आ जाती है, जैसे ग्रीन वॉशिंग आ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है पेटेंट रूल 2024, इसमें क्या है, पेटेंट रूल 2024 अमेंडिंग द पेटेंट रूल 2023 हैव बीन, डिपार्टमेंट के द्वारा ये अमेंड किया गया है। पेटेंट क्या होता है हमें पता है, इन्वेंशन कैन नॉट बी कॉमर्शियली मेड यूज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब मैंने कोई चीज बनाई थी उस पर मेरा राइट है, ठीक है। उसको टेरिटरी पेटेंट एंड टेरिटरी राइट ओनली एप्लीकेबल इन द कंट्री और रीजन इन विच पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड, जहां पे पेटेंट ग्रांट किया गया वहीं पे अवेलेबल है। पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नॉट एक्सक्लूडेड, इन्वेंशन मस्ट नॉट फॉल अंडर एक्सक्लूडेड कैटेगरी, कैटेगरी के एक्सक्लूडेड में नहीं होनी चाहिए। नोवेल्टी, इनोवेशन एंड मस्ट बी न्यू नहीं होनी चाहिए, प्रीवियसली नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन, इन्वेंशन मस्ट बी यूजेबल इन एन इंडस्ट्री, और इन्वेंटिव स्टेप, इन्वेंशन मस्ट इन्वॉल्व एन इनोवेटिव स्टेप, ठीक है। रेगुलेशन है, कौन करता है, वर्ल्ड में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, पेरिस कन्वेंशन, ये सारे बुदापेस्ट कन्वेंशन ये सारी हुई थी। इंडिया में भी पेटेंट एक्ट 1990 उसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है, पेटेंट पीरियड 20 ईयर है। नॉन पेटेंटेबल आइटम, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, प्लांट्स एंड एनिमल इन होल or any part including seeds, variety and spices and essentially biological process for production of propagation of plant and animal, ये सारी चीजें। की प्रोविजन क्या है, पेटेंट अमेंडमेंट रूल हम लेके आए हैं, तो इसका क्या है, की प्रोविजन क्या है, ये हमने क्या किया है, ये अमेंड किया है जो रूल था 2003 वाला, तो उसमें कुछ चेंज किए हमने, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टरशिप, ठीक है, इंट्रोड्यूस द एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टर इन द पेटेंट इन्वेंशन, उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। टाइमलाइन है, ठीक है, टाइमलाइन जो है फिलिंग रिक्वेस्ट के लिए वो 48 मंथ से 31 मंथ कर दी गई है। रिन्यूअल फीस है रिड्यूस कर दिया 10%, सो दैट और ज्यादा पेटेंट को, ठीक है, एनहांसमेंट मिले, ठीक है। इफ पेड इन एडवांस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर एटलीस्ट 4 ईयर, ठीक है। तो ये कंडीशन है सारी। फ्रीक्वेंसी टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग ऑफ पेरेंट्स रिड्यूस फ्रॉम वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर टू वंस इन ए एवरी 3 फाइनेंशियल ईयर, एक साल की बजाय अब क्या कर दिया, 3 ईयर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स एंड इकोनॉमिक्स, ट्रेड सीक्रेट्स
देख लो क्या होता है, एनकम्पासिस कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट से ये मतलब कॉन्फिडेंशियल विच में भी सोल्ड या लाइसेंस, जिसको बेचा जा सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक स्पोनेज, स्पोनेज से पता ही है चोरी वगैरह, ठीक है। एक्ट ऑफ डेलिबरेट एक्विजिशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी एंड गवर्नमेंट एंटिटी टू बेनिफिट ए फॉरेन स्टेट, इट कैन बी इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल, ठीक है। हमारी डोमेस्टिक या फिर अपने डोमेस्टिक कंपनी वगैरह है उनसे इंफॉर्मेशन लेकर उसको फॉरेन में किसी को दे देना, ठीक है। एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क इनके ऊपर क्या है, इन इंडिया देयर इज नो सिंगुलर लॉ एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अप्लाई कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर, रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ये तो लगती है। नेक्स्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है 2024, इसमें क्या है, रिलीज किया गया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बिजनेस, ये तीनों तो याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, स्विट्जरलैंड इसमें सबसे टॉप है, स्वीडन, यूएस। उसके बाद में देखो वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 में बनी थी, वीपो कन्वेंशन के थ्रू ट्रांसफॉर्म्ड अर्लियर बिप्री, पहले क्या थी, बिप्री थी, उसका नाम क्या कर दिया, वीपो, ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, 193 मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। इंटरनेशनल, एक सेकंड वेट गाइस प्लीज। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्स एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। वीपो ने क्या क्या अडॉप्ट किया है, ट्रीटी ऑन एडिशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्स एंड एसोसिएटेड ट्रेड, इसमें क्या है, अडॉप्ट किया इसको, ठीक है, वीपो ने। फर्स्ट वीपो ट्रीटी है एड्रेस करेगी जो इंटरफेस बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्स और ट्रेडिशनल नॉलेज को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी मेंबर स्टेट इसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। की प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी, मैंडेटरी या पेटेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी फ्रेमवर्क एट नेशनल लेवल, ये भी जरूरी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे डाटा वगैरह उसको एस्टेब्लिशमेंट करना जरूरी, ठीक है। अदर प्रोविजन क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस डेवलपिंग कंट्री को दिया जाएगा। नॉट एप्लीकेबल ऑन पेटेंट फाइल्ड प्रायर टू एंट्री इनटू फोर्स ऑफ दिस ट्रीटी, जो पहले पेटेंट है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क टू परफॉर्म बाय इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वीपो, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वीपो के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क है वो करवाए जाएंगे। तो इस तरह से गाइज हमने ये टॉपिक कर लिए एक पार्ट में, और हम ले आएंगे इसको कंप्लीट कर देंगे। टॉपिक नंबर 9 बच गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, और टॉपिक नंबर 10 सर्विस वाला, तो ये दो ही टॉपिक हैं। उसके बाद 11, तो इसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट फॉर लिसनिंग मी। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं प्रूडेंस आईएएस को, चैनल को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट।